से हम लोग क्लास 10th का हिंदी शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो हम लोग आज से क्लास 10th हिंदी गोधूली और वर्णिका दोनों ख़त्म करेंगे इस सीरीज़ में। तो आप लोग पहला चैप्टर इसका है क्लास 10th गोधूली का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ये एक निबंध है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो बोलना है निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत में लेखक परिचय जानना होता है। तो लेखक परिचय में क्या इसमें जानना है कि सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश महू में, यानी महू नामक स्थान मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। ठीक है। विवाह कब हुआ था? तो विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ। विवाह कब हुआ था? 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ। जाति कौन सी थी इनकी? जाति महार या डोम। ठीक है प्यारे बच्चों, मैट्रिक पास कब हुए थे? मैट्रिक पास हुए थे 1907 ईस्वी में। मैट्रिक पास कब हुए थे? ये 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास हुए थे। अच्छा, एक बार बहुत ज़्यादा पूछता है पूना फैक्ट कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पूना फैक्ट 1932 में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का पास किए 1907 ईस्वी में। पूना फैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। इस सब बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं जिनसे ये सीख करके आगे बढ़े हैं। तो वो 3 प्रेरक व्यक्ति कौन हैं? सबसे पहला प्रेरक व्यक्ति हैं बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फूले। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो बोलना है 3। कौन कौन रहे हैं? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूना फैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। मैट्रिक पास कब किए थे? 1907 ईस्वी में किए थे। जाति इनका क्या था? महार जाति के थे। विवाह कब हुआ था? 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इनका प्रमुख रचना क्या था। तो विख्यात भाषण इनका क्या था? तो हु आर दे, ये सब विख्यात इनका भाषण था। हु आर दे, हु आर शूद्राज, द कास्ट इन इंडिया, ये सब इनका विख्यात भाषण रहा है। बहुत बार पूछता है कि द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया ये क्या है, या फिर हु आर शूद्राज, इसके लेखक कौन है? तो बोलना है भीमराव अंबेडकर। चलिए अब देखिए भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ। तो भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, या फिर इस क्वेश्चन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव निकल सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा सारांश का, जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखें। तो इसका सारांश किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को, यानी कि समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का कार्य किया है। क्या किया है? मिटाने का कार्य किया है। इसमें लेखक कहते हैं कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसमें क्या कहते हैं कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। वर्तमान समय में पढ़े लिखे लोग भी जात पात छुआछूत के भेदभाव की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि वर्तमान समय में पढ़े लिखे लोग भी जात पात छुआछूत के भेदभाव की बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं, जो कि बिल्कुल
गलत है। मनुष्य का जन्म जिस जाति में होता है वह अपने माता पिता के पेशे में जीवन भर के लिए बंध जाता है। जाति प्रथा सामाजिक बुराई है, इसमें व्यक्ति मनपसंद काम चाहकर भी नहीं कर पाता है। जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसमें व्यक्ति मनपसंद काम चाहकर भी नहीं कर पाता है। इससे साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसमें लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, अतः श्रम विभाजन योग्यता एवं कुशलता के अनुसार होना चाहिए। श्रम विभाजन किसके अनुसार होना चाहिए? योग्यता एवं कुशलता के अनुसार होना चाहिए। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो इसका सारांश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करता है और विडंबना का स्वरूप क्या है? VVI क्वेश्चन है, ये मोस्ट VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावना है कि इस बार भी पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से समझिए। लेखक विडंबना की बात करते हैं कि वह जातिवाद का पोषक लेखक विडंबना की बात करते हैं कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग शिक्षित होते हुए भी जात पात का भेदभाव करते हैं। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग शिक्षित होते भी किसका भेदभाव करते हैं? जात पात का भेदभाव करते हैं। ता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। क्या इसमें कहना चाहते हैं लेखक? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक कहते हैं कि भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होते हुए भी छुआछूत जात पात इत्यादि का बात करते हैं। यही एक विडंबना की बात है। लेखक इसमें यही कहना चाहते हैं। तो विडंबना का क्या स्वरूप है आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के और सभी क्लासेस को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह भी आप ही का चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि यह सदियों से चली आ रही परंपरा है। क्या है? सदियों से चली आ रही परंपरा है। और क्या तर्क देते हैं? यह श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है। देखिए, जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद के मानने वाले जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये पहले से चला हुआ आ रहा है और यह श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है और इसे मानने में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन के लिए क्या है? आवश्यक है और इसे मानने में कोई बुराई नहीं है। ये किनका तर्क है? तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि ये एक जो भी है सदियों से चला आ रहा परंपरा है और इसे मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख आपत्तियां क्या है, बताना है। तो जातिवाद के पक्ष में कई आपत्ति जताते हुए जातिवाद के पक्ष में लेखक कई आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है वह उसमें माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो। इस प्रकार वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है? इस प्रकार वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। तो लेखक का कुछ महत्वपूर्ण आपत्ति था जाति प्रथा के बारे में। तो
आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर से ज़रूर लिख लीजिएगा, काहे कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि मानव का जन्म जिस जाति में होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर इसी कार्य में रह जाता है। वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर इसी कार्य में हो जाता है। यदि उसे वह काम करने की इच्छा ना हो, वह चाहकर भी दूसरे कार्य को नहीं कर सकता है, जिससे वह नया समाज और नए देश का निर्माण नहीं कर सकता है, यानी नहीं कर पाता है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए इसी कार्य में रह जाता है। यदि उसे वह काम करने की इच्छा ना भी हो तो वह चाह कर भी दूसरे कार्यों को नहीं कर सकता है, जिससे वो नया समाज और देश का निर्माण नहीं कर पाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। अगला क्वेश्चन ये है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए बात को। महान साहित्यकार एवं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। किसको आवश्यक माना है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। सभी देशवासियों को भाईचारा के साथ बिना किसी भेदभाव के रहना चाहिए। सभी देशवासियों को कैसे रहना चाहिए, भाईचारा के साथ बिना किसी भेदभाव के रहना चाहिए, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, जिससे हमारे देश में एकता एवं अखंडता बनी रहे। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से आप लोग समझिए क्वेश्चन को। महान साहित्यकार एवं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। सभी देशवासियों को कैसे रहना चाहिए, भाईचारा के साथ बिना किसी भेदभाव के रहना चाहिए, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके और क्या हो सके, हमारे देश में एकता, अखंडता बनी रहे। आशा करते हैं कि ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, जिस रूप में लिखा हुआ है उसी रूप में आपको मिल जाए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम पर जा कर के आप लोग सर्च करिए आनंद ऑनलाइन क्लासेस, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, या फिर आनंद ऑनलाइन फॉर यू, आनंद ऑनलाइन फॉर यू, इस प्रकार से यदि जो आप सर्च करते हैं आनंद ऑनलाइन फॉर यू, तो भी चैनल आ जाएगा, और वहाँ पर जाकर के आप लोग इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।